हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों के 40 हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं या गैल्वेनोमीटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जनित्र जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको याद रखना है कि जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अब यहाँ पर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल पूछा गया है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल ये सबसे अधिक निर्वात में ही होती है, प्रकाश की चाल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन हम पढ़ाए थे। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, याद रखना है। तो ये प्रकाश के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के ये दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती हैं, F1 और F2, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या बढ़ता घटता नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक पूछा गया है तो देखिए अंडाणु यहाँ पर ये मादा में होता है अंडाणु, योनि ये भी मादा का भाग है और फेलोपियन नालिका ये भी मादा का भाग है। लेकिन यहाँ पर नर पूछा गया है, शुक्राणु ये नर का भाग है, इसलिए नर युग्मक कौन हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि जिबरेलिन क्या है। जिबरेलिन क्या है तो याद रखिएगा जिबरेलिन एक हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिबरेलिन क्या है तो जिबरेलिन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। यहाँ पर फ्लोएम पूछा गया है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं, ये भोजन के सोहन के लिए उत्तरदायी हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, तो जाइलम पूछा जाएगा तो वह जल के सोहन के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोएम पूछा जाएगा तो ये भोजन सोहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, ये भोजन सोहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है तो याद रखिएगा पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर बी में दिया गया है, याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है तो याद रखिएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का भी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है। तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है तो याद रखिएगा सोडियम धातु है सबसे अधिक क्रियाशील। सोडियम यानी Na धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम धातु यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, Na यानी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ऊष्मीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में यानी हजामत के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट पूछा गया है। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है, यानी 1 जूल बटा कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक पूछा गया है। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो एजी यानी चांदी यहाँ पर सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी हो जाएगा, यानी एजी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वर्ग यानी समूह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है। तो कौन यहाँ पर उपधातु है? एसबी यानी एंटीमनी, एफई लोहा, सीयू कॉपर है या निकेल है? तो कौन यहाँ पर उपधातु है? उपधातु पूछा गया है। तो एसबी यहाँ पर ये उपधातु है, यानी एंटीमनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पीतल है। पीतल क्या है? पीतल धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है? तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पर अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है, तो 7 से कम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है।
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या तना के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन यहाँ पर उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो वृक्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है? तो लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी हो जाएगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। तो मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोचने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? कौन यहाँ पर भूमिगत जल का उदाहरण है? तो यहाँ पर कुआं हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी होता है या पीतल होता है। पीतल भी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है और मिट्टी भी यहाँ पर लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।